Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Ajay Sir Maths वाला। Today we will be discussing chapter number 1। जैसे मैंने चैप्टर नंबर 5 को अपलोड किया था, चैप्टर नंबर 5 को अपलोड किया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपलोड किया। कुछ बच्चों को कमेंट्स आए कि सर शुरू से कराइए, तो उन्हीं बच्चों के कमेंट्स को लेकर के मैं यहाँ पर शुरू से आ गया हूँ और मैं शुरू से बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो बात हम लोग करने वाले हैं वो होगा रियल नंबर के ऊपर। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो सबसे पहले बात तो ब्लूप्रिंट के ऊपर बात करना जरूरी है कि सर इस बार जो ब्लूप्रिंट है, इस बार का जो सैम्पल पेपर है उसमें कितने मार्क्स का है। तो उसमें है 6 मार्क्स का, तो काफ़ी अच्छा वेटेज है 6 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 19 एसआरसर रीजन का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 6 मार्क्स का रहने वाला है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो यहाँ पे आपका 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। ऑलमोस्ट आपका 6 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाता है इफ़ यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपके 6 नंबर कहीं से नहीं जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए कि मेरे ऐप पर अभी चल रहा है 80% का डिस्काउंट। तो आपको डालना होगा कूपन कोड हैप्पी दिवाली। जब आप खरीदेंगे कोर्स को, हैप्पी दिवाली HAPPYDIWALI हैप्पी दिवाली डालेंगे तो अपने आप 80% आपको ऑफ हो जाएगा। प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे वहाँ पे अजय एकेडमी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आएगा मैथ्स वाला ऐप, उसको कर लीजिए डाउनलोड। और बहुत सारे फ्री टेस्ट भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग जो भी बात करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते हैं पहला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर में, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये टू नंबर्स कौन कौन होते हैं? ये टू नंबर्स कौन कौन होते हैं सर? वो दो नंबर जिनका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हमें दो नंबर चाहिए। यहाँ पे क्या कह रही है सरकार? आपको कह रही है कि भैया देखिए एचसीएफ हम आपको तो दे दिए, एचसीएफ इतना है, अब आप बताइए कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, एचसीएफ ब्रैकेट 156,78। इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ ऑफ 156 एंड 78 वो 78 है, आपको बता दिया गया है। तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास टू नंबर्स है कौन कौन सर? टू नंबर्स कौन कौन है? एक है 156 एक नंबर है, और दूसरा है 78। ठीक है, इसमें से हमें पता क्या है? हमें पता है एचसीएफ, एलसीएम नहीं पता है। तो यहाँ पे एलसीएम हम लिख लेते हैं इनटू एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ है 78। 78 हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो ये 78 इस तरफ कूदी लगा, छलांग लगा देगा इधर 156 इंटू 78, और ये 78 इस तरफ कूदी लगा देगा। और यहाँ पे ये देखिए ये वाला 78 इस वाले 78 के साथ हो जाएगा, खत्म। तो हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया? 156। यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया 156। तो मेरा ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन को करना। यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी सी। ठीक है, वी हैव 3 नंबर्स ए बी सी, यहाँ पे 3 नंबर्स है। एक ए है ऐसा, प्राइम फैक्टराइजेशन ए का गिवन है, बी का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, सी का प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। सब हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो ए का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, बी का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। सो ए का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 रेज टू पावर 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर एक्स, ऐसा है। ठीक है, बी का जो पार है, बी का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, सॉरी, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, और जो अपना सी है इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। हमसे क्या बोला जा रहा है कि एलसीएम इसका 3780 है, तो बताइए एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एलसीएम होता क्या है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अगर मेरे पास नंबर्स हैं, ठीक है,
तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करके दिया हुआ है, ठीक है, हमारे को प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है कि सर ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ये लो ये है, बी का प्राइम फैक्टराइजेशन आप ले लो ये है, और सी का जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो एलसीएम, एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम निकालते समय हमें क्या करना होता है, जितने भी प्राइम नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स इंक्लूडिंग है वो सारे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 है इसमें, 3 है इसमें, 5 भी है और 7 भी है। मतलब कि जो भी प्राइम नंबर है, ठीक है, ए में 2 है, 3 है, बी में भी 2 है, 3 है, तो सारे जितने भी प्राइम नंबर है, ठीक है, सबको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। और क्योंकि एलसीएम, जब एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो एलसीएम किसी भी दो नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो या तो उस नंबर के इक्वल आएगा या बहुत बड़ा आएगा, उस नंबर से बड़ा आएगा। एलसीएम हमेशा बड़ा आता है, दिमाग में क्या बात रखना है कि एलसीएम हमेशा बड़ा आता है। तो इन सभी जो प्राइम नंबर्स थे इन सबका बड़ा बड़ा पावर लिख लेते हैं। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 का सबसे बड़ा पावर 2 है। 3 का सबसे बड़ा पावर, 3 का तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, x का पता नहीं तो यहाँ पर x ही लिख लेते हैं। x हो सकता है, x का नहीं पता मुझे, 1 है 2 है 3 है क्या है नहीं पता, वही तो पता करना है। और 5 का स्मॉलेस्ट पावर, सॉरी 5 का ग्रेटेस्ट पावर कितना हो जाएगा, 5 तो 1 ही है, एक ही, और 7 भी 1। मतलब एलसीएम निकालते समय क्या करना होता है, ध्यान से सीखेंगे। पहले एलसीएम निकालते समय सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है और ऐसे उसके पावर में लिख दिया, सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उसको पावर में लिख दिया। जैसे 2 इंटू 2 तो इसको हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दिया। हमारे पास 3 नंबर है ए बी सी, उसका कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। और एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम जब हम निकालते हैं दो नंबर का तो एलसीएम उन दोनों नंबर में से किसी एक जो सबसे बड़ा नंबर है उसके बराबर होगा या तो उससे बहुत बड़ा होगा। बड़ा बड़ा एलसीएम माने बड़ा नंबर, आपको दिमाग में रखना है कि एलसीएम मतलब बहुत बड़ा नंबर। और उसमें क्या करते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, जो भी प्राइम नंबर इंक्लूड कर रहा है इस गेम में, इस वाले गेम में जो भी प्राइम नंबर है वो सारे लिख लिया और उन सब का ग्रेटेस्ट पावर लिख लिया। 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 हो गया, 3 का ग्रेटेस्ट पावर x है, 5 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 7 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है, क्योंकि 5 तो एक ही बार है यहाँ पे, 7 तो एक ही बार है। अब सरकार क्या कह रही है आपको, कह रही है कि देखो ये एलसीएम आपको दे रहे हैं, हम एलसीएम आपको दे रहे हैं। एलसीएम कितना है, 3780 है एलसीएम, इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर x इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ से इसको हमें सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, देखते हैं कैसे कैसे आसान होता है। सर देखना जरा, इसको सॉल्व करना कैसे आसान होता है। यहाँ पे अगर तुम बोलोगे तो 378 इंटू 10 है ना, यहाँ पे 10, तभी तो 3780 हो गया ना। और इसमें से एक 2 ले लेते हैं और यहाँ से 3 रेज टू पावर x है और ये 5 है और ये 7 है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 2 और ये 5 मिलके 10 बना लेगा और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं एक बार। चलो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे है 378 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, 3 रेज टू पावर x इंटू 7। अब ये वाला 7 को भी इधर ले जाओ ना, ये वाला मेरे पास जो 2 था ना, हमें क्या निकालना है, x का पावर, x की वैल्यू निकालनी है ये वाला। तो मैं क्या किया, इस तरफ जो ये 2 था और इस तरफ ये जो 7 था, इन दोनों को इस तरफ कुदा दिया, ठीक है, इस तरफ कुदा दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 इंटू 7 आ गया। 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 1 जा 2, बचेगा कितना 1 7 17, ठीक है ना। 2 8 जा और फिर ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि 189 को ना, 189 को 7 से डिवाइड करना है, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 2 जा होता है 14 और बचा 4 9 49, 7 7 जा, ठीक है। तो 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू आ गया 27 और 27 का मतलब होता है 3 का पावर 3 और यहाँ पे 3 का पावर x है। कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा कि x का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पहले आते थे, अब तो नहीं आते हैं, तो ये कुछ पुराने पेपर भी थे मेरे पास तो मैंने उनको भी इंक्लूड किया और उसके क्वेश्चन को भी यहाँ पर मैंने शामिल कर लिया है।
2 प्लस, तो हमें पता है कि √5 जो है, √5 कैसा नंबर है बेटा, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन अनंत काल तक जाएगा, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। और उसमें अगर मैं 2 ऐड भी कर दूं, तो भी तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा, ठीक है। और इस पूरे आइटम में अगर 3 से मैं डिवाइड भी कर दूं तो भी क्या होगा, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ही होएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। 2 प्लस √5/3 जो है कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। अगेन यहां पर देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या बोलता है कि HCF आपको दे रखा है, फिर से वही क्वेश्चन है, एलसीएम इंटू HCF, मतलब 2 मार्क्स में तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, फॉर श्योर बोल रहा हूँ गारंटी के साथ कि ये तो आना ही आना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम निकालो, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं और आपको 4 नंबर क्वेश्चन करना है खुद से, ठीक है। सो लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। वी नो द कॉन्सेप्ट, हमें क्या कॉन्सेप्ट मालूम है कि एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। टू गिवन नंबर कितना है, एक है 120 और दूसरा है 160। एलसीएम मुझे पता करना है, एलसीएम वी नीड टू फाइंड आउट, और HCF गिवन है, कितना है HCF 40 है, 40 है, इज इक्वल टू 120 इंटू 160। अब हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम मुझे निकालना है, आई नीड टू फाइंड आउट, मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो मैं इस 40 को क्या करूंगा, इस तरफ बुला लूंगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 40 से डिवाइड कर दिया, 43 जार, ठीक है ना। सो एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 160, ठीक है ना, 16×48, तो ये हो जाएगा 480। यहाँ पे ऐसे डब्बा में इसको पैक कर देंगे, ऐसा एग्जामिनर भाई साहब के लिए पार्सल बना देंगे, डब्बा में पैक करके सजा करके अच्छे से लिख देंगे, पूरा कंप्लीट नंबर मिलेगा। अब इसको समझना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एलसीएम जो होता है बेटा, एलसीएम कभी भी हम निकालते हैं तो जो 2 नंबर्स हैं, जो 2 नंबर्स है, मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर्स कौन कौन है, 120 और 160। थोड़ा सा ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखो जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं ना, तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, इन दोनों में से 160। तो एलसीएम उस बड़े नंबर के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है, उस बड़े नंबर के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा, क्योंकि एलसीएम है, नाम क्या है, एलसीएम, मल्टीपल होता है ना बेटा, वो मल्टीपल होता है, ठीक है, इसीलिए बड़ा आता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी हमें एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इसमें निकाल के देख लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। इसका एलसीएम ऐसे निकाल के देखते हैं तो कैसे आएगा, देखो 120, तो 120 का पहले क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे 120 का, बहुत आसान है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ये कितना है, 12 इंटू 10 है ना, तो 12 तो प्राइम नंबर है नहीं, बट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 10 को 2 इंटू 5। तो इस तरीके से करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये 12 है, मैंने 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो ये हो गया, ठीक है। और ये है मेरा 10 को किया तो ये हो गया। अब मेरा इसमें सारे जो फैक्टर्स है सारे प्राइम आ गए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ना 120 का। अब इसको सजा के सुंदर तरीके से लिख लेते हैं, 2 2 2 2 कितने बार आया, 3 टाइम्स आया, तो 2 का पावर 3 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 3 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 5 लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। इसी तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 160 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 160, तो 160 का मतलब कितना हो गया, 160 का मतलब हो गया 40 इंटू 40 ना, 40 इंटू 40, तो इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 10, 4 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2, 4 इंटू 4 हो गया इंटू 10, 10 का मतलब हो गया 2 इंटू 5, ठीक है। मैंने देखो क्या कैसे कैसे हम लोग आसानी से ना, आसानी से चालाकी से फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ये हो गया बेटा 4, ये हो गया 4, 4 इंटू 4, और ये हो गया 10, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 16 इंटू 10 160। अब इसको सजा के सुंदर तरीके से लिख लेते हैं।
160 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो कितना हो जाएगा, 2⁻1 2 3 4 5 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 5। तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। देखो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आया, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया, यहाँ पे डब्बा में बंद कर देता हूँ इसको मैं 160। अब मुझे निकालना है इनका एलसीएम। ध्यान से अगर देखोगे ना तो एलसीएम अगर नहीं आपको आता है तो यहाँ पर सीख जाओगे पक्का। देखो एलसीएम निकालना है मुझे, तो मैं कहता हूं कि कौन कौन है शामिल। 2 है गेम में 2 है, ठीक है सर गेम में 2 है, गेम में 3 है, गेम में 5 है। अब 2 से पूछो भैया तुम्हारा सबसे बड़ा पावर क्या है, तो ये वाला 2 कहेगा सर मेरा पावर तो सर 3 है, और ये वाला 2 कहता है सर मेरा पावर 5 है। तो मैं 5 लिखूंगा ना, ग्रेटेस्ट पावर को यहाँ पे मैं जगह दूंगा। 3 में पूछते हैं, 3 में तो 3 का तो एक ही पावर है और 5 का भी एक ही पावर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है 32, ठीक है 32 इंटू, ठीक है ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है इंटू ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब इन सबको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कि कितना आंसर आता है। ठीक है इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले तो, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 6 है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 पंचे 30 0 3, ठीक है 9 पंचे 45 और 3 48, तो यह हमारा आंसर आ जाता है 480। आपने देखा इस तरीके से भी हमने जब निकाला, ये जो मेथड दिया था इस मेथड से भी हमने एलसीएम निकाला तो इतना ही आंसर आया। और यहाँ पर अगर हमसे सिंपली पूछा होता कि फाइंड द एलसीएम तो हम इतना सारा ऐसे करते। इसमें क्योंकि पहले से गिवन है, एचसीएफ दे रखा है, सरकार ने आपको एचसीएफ दिया है, फिर अगर एलसीएम पूछे तो इस मेथड से बनाना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करूंगा, आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं थोड़ा सा, ये वाला पिछले साल का ना, पिछले साल का असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों ने काफी इसमें गलतियां जो है बच्चों ने काफी गलतियां करी थी इसमें, क्योंकि मैं भी वहां पे पिछले बार कॉपी को करेक्शन करने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि काफी बच्चे यहाँ पर ये गलती किए हुए हैं। चलो इस क्वेश्चन को पहले पूरा देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूं, ये यहां तक जा रहा है। असर्शन क्या है देखो जरा, कह रहा है कि इफ 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7 इज रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट देन इट्स रूट इज, इसका रूट इज होगा, ठीक है रूट इज 5 माइनस, देन इस रूट इज 5 माइनस रूट 7, ठीक है ऐसा। सर्ट्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। पहले तो हम सीखते हैं कि सर असर्शन रीजन के क्वेश्चन को करते कैसे हैं सॉल्व। ये पूरा स्क्रीन को देखो यहाँ पर, थोड़ा सा मैं रूट इज, हाँ अब देखो जरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं इसमें और इसको समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। असर्शन रीजन का पहली बात तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि असर्शन रीजन के जब भी क्वेश्चन आएंगे पहले असर्शन के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद बिकॉज लगा के पढ़ेंगे। बिकॉज इफ, इसको पढ़ेंगे कैसे, इफ 5 प्लस रूट 7 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट देन इट्स रूट इज 5 माइनस रूट 7 बिकॉज सर्ट्स रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट अकर इन कंजुगेट पेयर। अगर हमने पढ़ा पहले स्टेटमेंट को और दूसरे स्टेटमेंट को क्या लगा के बिकॉज लगा करके पढ़ा, बिकॉज, और वो पूरा एग्जैक्ट फील आ रहा है, मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और बिकॉज वाला मामला एकदम से सेट बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है ना। ऐसा दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे बोलेंगे असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि ये सही ये गलत, तो आप देख लेना कौन सही कौन गलत है। चौथा ऑप्शन में होगा ये गलत ये सही, तो फिर आप देख लेना, ठीक है। आपने प्रैक्टिस किया होगा और हम लोग इस चैनल पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे सर ये नया नया टर्म्स है, ये टर्म्स है सर, ये कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट पेयर क्या होता है, यहाँ पर ये समझना पड़ेगा पहले तो,
ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया था। लेट से मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस √7x+1, मैंने ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो इसके कॉफिशिएंट जो है वो तो रैशनल है, कोई दिक्कत नहीं है, रैशनल कॉफिशिएंट है ना, देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसका कॉफिशिएंट यहाँ पे √7 है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो रैशनल तो है। देन कह रहा है कि अगर एक रूट ये हो जाए, दिस इज वन रूट, तो उसका देन इट्स रूट इज, तो अगला रूट ये होगा, ये होगा क्या, ऐसा होगा क्या, चलो देखते हैं। अब दूसरा जो इसका रीजन है उसमें क्या कह रहा है कि सर्ड्स रूट, तो पहले सर्ड्स रूट समझते हैं। सर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ इस टाइप का साइन, जो रेडिकल साइन होता है जिसमें रूट लगा हुआ हो, इस टाइप से ना, इसको बोलते हैं, ठीक है, सर्ड। अब समझते हैं कि कंजुगेट का मतलब क्या होता है। देखो जरा कंजुगेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, देखो दो नंबर है, दो बायनोमियल है, ऐसे समझते हैं कि मेरे पास बायनोमियल्स है x+y, ठीक है, और दूसरा है इसमें इसका साइन चेंज करके ऐसे लिख दिया जाता है x-y, तो ये दोनों कहलाते हैं कंजुगेट पेयर, ठीक है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, कंजुगेट पेयर। फॉर एग्जांपल मेरा कंजुगेट पेयर क्या है, 5 + √7 है कोई, एक ये है, और दूसरा हो जाए अगर 5 - √7 अगर हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट पेयर, ठीक है। कंजुगेट पेयर का मतलब समझ आ गया, ये जैसे बायनोमियल है दोनों x+y x-y, और यहाँ पे साइन का डिफरेंस हो गया, साइन का यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन, ये साइन चेंज हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट पेयर, ठीक है, इसको कहते हैं कंजुगेट पेयर। तो क्या ऐसा होता है, सर्ड्स रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट अकर्स इन, सर्ड्स रूट्स का मतलब क्या है कि अगर रूट जो है, अगर देखो रूट्स क्या कैसे कैसे हो सकते हैं, रूट्स रैशनल भी हो सकते हैं, इरैशनल भी हो सकते हैं, तो क्या सर्ड्स रूट्स का मतलब क्या है कि इरैशनल वाला, ठीक है, इरैशनल वाला। अब इरैशनल कब आएगा, देखो बेटा जो डी होता है ना, डी का वैल्यू, अगर ये डी होता है b² - 4ac, और ये डी का वैल्यू जो है रूट अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो मेरा सुंदर रूट निकल के आता है। सुंदर रूट कहने का मतलब है कि वो शॉर्ट्स में नहीं आएगा, शॉर्ट्स में नहीं आएगा कहने का मतलब सुंदर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, -5 -10 ऐसे। लेकिन अगर ये रूट में है, क्योंकि डी हम लोग रूट में लिखते हैं ना फॉर्मूला में, देखो इसके पीछे का पूरा डिटेल, पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, x = होता है -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a होता है। अगर मेरा यही वाला आइटम, ये वाला आइटम अगर रूट के अंदर फंस जाए, रूट के अंदर फंस जाए का क्या मतलब हुआ सर, रूट के अंदर फंस जाए का मतलब हुआ कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा, और रूट के अंदर फंस गया इसका मतलब वो हो गया सर्ड रूट, ठीक है। उसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, सर्ड वाले आ रहे हैं, सर्ड वाले जिसके अंदर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, सर्ड रूट्स आ रहे हैं। तो जब भी कभी ऐसा होगा ना बेटा, तो उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, कंजुगेट ही होंगे, एक में प्लस का साइन लगा रहेगा, दूसरे में माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल किया है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा हुआ है, चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं ना कैसा आता है। चलो x = -b बोल रहा है, ये -b बोले तो -7 हो जाएगा, ठीक है, ये तो b यही है -7, ठीक, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ± √b², b² का मतलब हो गया 7, ठीक है, -4 × a का वैल्यू कितना है 1, × c का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, और ये आ रहा है 2 × 1, तो x क्या आ रहा है फाइनली, x आ रहा है मेरा माइनस रूट के अंदर 7, थोड़ा सा इसको अच्छे से इधर लिख लेता हूँ, इधर स्पेस इधर नहीं जाता हूँ मैं, ठीक से लिख लेते हैं थोड़ा, देखना ये जो मेरा x हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस रूट के अंदर 7 -√7 प्लस माइनस, और √3 हो गया ना, ये तो √3 हो गया, अपॉन हो गया 2। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये कैसा रूट है, देखो ये कंजुगेट रूट है, कैसे सर कंजुगेट रूट कैसे है, ये है -√7 और +√3 है अपॉन 2, एक रूट ये है, और दूसरा रूट जो है क्या है -7 -
√3/2। मतलब ये जो दो रूट्स आए हैं, ये दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो कैसे पेयर बना रहे हैं, कंजुगेट पेयर। सर कैसे बना रहे हैं कंजुगेट पेयर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है, यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन है। तो जब भी कभी मेरा डी जो है, डी मतलब b² - 4ac, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कभी भी जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, कंजुगेट पेयर में ही आएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहले का। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। काफी, अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि सर इसको दोबारा से बताइए। ठीक है, अब रहा ये क्वेश्चन, भाई साहब मत पूछो इस क्वेश्चन के बारे में, कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का सारा लेवल पार कर चुका है ये क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना तो बार बार आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, और मीनवाइल तुमको सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोगों को करना है सॉल्व। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लो कि आ गया, समझ लो, ऐसा समझ लो कि आ गया, आ गया। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। इसमें सॉल्यूशन कैसा करता है, एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि रैशनल है। ठीक है, पहले लेट कर लेंगे कि ये रैशनल है, फिर वो क्या हो जाएगा, बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, फिर हमने जो हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो जाएगा, फिर बोल देंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं तरीके से, एकदम कायदे से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लेट √5 बी a rational number. Let √5 be a rational number. Rational number. अगर ये रैशनल नंबर है देन, अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 को, कोई भी रैशनल नंबर अगर होता है तो उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं ना, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। अगर √5 रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ पे where p and q आर इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, और ये भी लिख देंगे कि q 0 नहीं है। ठीक है, और ये पी क्यू कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर होने का मतलब क्या है, एंड पी क्यू आर को प्राइम, इसी में लिख देते हैं ना, इसी में इसको भी चिपका देते हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम, आर को प्राइम। तो को प्राइम को पहले समझते हैं कि सर ये को प्राइम क्या होता है। को प्राइम का मतलब होता है कि पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं हो, वन के अलावा। ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब दोनों का HCF 1 आ जाए। दुनिया में अगर आप कोई भी रैशनल नंबर लिखेंगे ना, दुनिया में कोई भी रैशनल नंबर लिखेंगे तो P/Q के फॉर्म में होगा, और P और Q दोनों का HCF हमेशा 1 होगा। मतलब वो हमेशा कैसे नंबर होंगे, को प्राइम होंगे। मतलब कि P और Q में कोई भी फैक्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, P और Q कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसा हम लोगों को लिखना पड़ेगा। लेट √5 बी अ रैशनल नंबर, देन इसको ऐसे लिखा जा सकता है। फिर हमने यहाँ पे बोल दिया कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब इसको कैसे करते हैं देखना जरा, कहानी यहीं से शुरू करेंगे कि √5 इज इक्वल टू P/Q, स्क्वायरिंग करा देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आएगा और आता रहेगा। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 5, इधर स्क्वायर कर दिया p का तो ये हो गया p का स्क्वायर, अपॉन ये हो गया q का स्क्वायर। तो q का स्क्वायर इधर आके ऐसा हो जाएगा 5q का स्क्वायर। अच्छा, इसको लिख लेते हैं सुंदर तरीके से, इसको लिख लेते हैं। तो दिस इज 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब देखिए जरा इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, इसका मतलब मैं यहां पे समझाना चाहता हूं। देखो, इसका मतलब है कि 5 ऐसे लिख सकते हैं p² इज इक्वल टू q²। इसका मतलब p² जो है 5 को डिवाइड करता है। इसका मतलब हुआ कि p² 5 को डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, q² आ रहा है, एज अ कॉसेंट आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि p² जो है 5 को डिवाइड करता है। सिंस p² डिवाइड 5, यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस p²
डिवाइड्स 5, ठीक है। देयरफॉर P डिवाइड्स 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या लिखना था, 5 डिवाइड्स, 5 डिवाइड करता है ना, क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है ना, 5 डिवाइड कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखना जरा, इसको लिखने का तरीका क्या था। देखो मैं फिर से इसको बताता हूँ, यहाँ पर कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये देखो, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 पी स्क्वायर बाई 5। इसका मतलब 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स सिंस 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है 5, और 5 क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को, किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है, ठीक है, पी स्क्वायर को, तो उसको भी डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर 5 डिवाइड्स पी आल्सो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, अब देखो जरा समझते हैं बात को। तो इसका मतलब है कि 5 यहाँ पर समझते हैं। इसका मतलब है कि सर 5 पी को डिवाइड करेगा, 5 पी को डिवाइड करेगा का क्या मतलब है, 5 जो है वो पी को डिवाइड कर देगा, पी को डिवाइड कर देगा मतलब कुछ ना कुछ तो क्वोशेंट आएगा, लेट से आर आ जाता है क्वोशेंट, रिमाइंडर तो 0 आएगा, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। 5 अगर p को डिवाइड करता है तो 5 डिवाइड कर दिया p को, क्वोशेंट कुछ ना कुछ तो आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो लेट से कि r आ गया, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब इस बात को कैसे लिखेंगे, इस बात को ऐसे लिखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि 5 p इज इक्वल टू 5r, p इज इक्वल टू 5r लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे p इज इक्वल टू लिखते हैं 5r, ठीक है, जहां पे r कोई इंटीजर है, ठीक है, r इज एनी इंटीजर, यहाँ पे बता देंगे कि r इज एनी इंटीजर। अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 r का स्क्वायर, ठीक है। p का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 r का स्क्वायर। अब देखते हैं यहां पर, अब हम लोग क्या करेंगे, p के स्क्वायर के बदले यहां से वैल्यू रख देंगे 5q का स्क्वायर, ठीक है। p के स्क्वायर के बदले हम लोग क्या वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, 5q का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है, ये वाला 5 और ये वाला, ये 5 का, ये 25 था ना, 25, ये हो जाएगा 5, तो यहां पर आ जाएगा q का स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको अगर हम लोग फिर से ध्यान से देखें तो ये वाला 5 जो है ये q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वेशन 1 से हमने लिखा है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 है ये वाला, ये मेरा इक्वेशन 1 है, इसको मैंने इसमें पुट कर दिया, इस वाले में यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया पी स्क्वायर के जगह पे, ठीक है ना। पी स्क्वायर के जगह पे लिख दिया 5q स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 25r स्क्वायर था, ये वाले 5 से ये वाला 25 को कैंसिल कर दिया तो आ गया 5r स्क्वायर, यहाँ पे बच गया q स्क्वायर। इसका मतलब अब क्या, दिस इंप्लाइज दैट ये क्या बताता है कि 5 जो है डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, तो 5q को भी डिवाइड करेगा भाई, सिंपल बात है। फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो देयरफॉर 5 डिवाइड्स q अल्सो। अब हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, स्टार्टिंग में तो बोला था कि p और q तो को प्राइम है, मतलब उसका कोई फैक्टर ही नहीं है, मतलब उसको कोई डिवाइड नहीं करता है। लेकिन
अब भी क्या आ रहा है, यहां आने के बाद पता चला अच्छा p को तो 5 भी डिवाइड करता है और p को तो q भी डिवाइड करता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो हमने बोला था ना बात, स्टार्टिंग में जो हमने बात बोला था कि वो तो रैशनल नंबर है, तो ये बात तो गलत साबित हो गया ना। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q, p एंड q, 5 तो दोनों को डिवाइड कर देता है। देयरफॉर p and q are not co-prime, p and q are not co-prime, therefore p and q are not co-prime, तो p और q तो co-prime नहीं हुआ। therefore p and q are not co-prime। तो हमने जो बोला था, हमने जो स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, तो हमारा अजम्पशन तो गलत हो गया। दिस implies that our assumptions, जो हमने अज्यूम किया था, इज रॉन्ग, वो क्या हो गया, इज रॉन्ग हो गया, वो गलत हो गया, है ना। देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल नंबर, हेंस लिख दो, हेंस √5 इज इर्रेशनल, हेंस √5 इज इर्रेशनल। तो इस तरीके से पूरा एकदम अच्छे तरीके से सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करना है, तब आपको पूरा का पूरा 3 मार्क्स मिलेगा। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, और इस बार भी आने के चांसेस हैं, काफी चांसेस हैं आने के। तो ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम से बनना ही चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको समझा के बता दिया अच्छे से, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है। अगर वो वाला क्वेश्चन नहीं आया तो ये आ जाएगा भाई, देख लो, अगर वो नहीं आया तो फिर ये आ जाएगा। और ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये जो है कैसा नंबर है, इर्रेशनल है। लेकिन इसमें आगे क्वेश्चन में भी दिया था कि प्रोवाइडेड कि √7 इर्रेशनल है। इसमें पहले से बता दिया है कि √7 जो है कैसा है, इर्रेशनल है, ठीक है, √7 इर्रेशनल है, ये बोल दिया था मैंने। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस कर दिया, लिखने में मिस्टेक है क्वेश्चन को लिखने में। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का आया था उसमें लिखा था कि प्रूव दैट √5 + 2 √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट √7 इज इर्रेशनल ऑलरेडी। तो हम लोग इसमें भी वही वाला मेथड लगाते हैं। तो लेट अस अज्यूम, लेट 5 + 2 √7 इज रैशनल। इसको पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, रैशनल मान लिया। अगर बेटा ये रैशनल है तो इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 5 + 2 √7 इज इक्वल टू p/q। यहाँ पे बोल देंगे कि p और q इंटीजर्स है, p और q इंटीजर है, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, कैपिटल Z लिखा है, ये साइन बिलोंग्स टू का है, बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो जरा कहानी में क्या होता है। ये है 5, ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस 5 को ट्रांसफर करा लेता हूं, ठीक है, राइट हैंड साइड में। ये वाला 5 जो है मेरा, ये जंप मार के इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 √7, 2 √7 इज इक्वल टू p/q -5 बच जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर हम लोग, तो ये q आ जाएगा, एलसीएम बन के आ जाएगा p - 5q, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली 2 √7 है इज इक्वल टू p - 5q/ 2q, ऐसा है। तो यहाँ से आ जाएगा √7 इज इक्वल टू p - 5q अपॉन, अच्छा यहाँ पे मैंने तो 2 को, अच्छा एक ही स्टेप यहीं पर हो गया ना, ये 2 को हमने इधर ले आया। चलो एक स्टेप और अच्छे से कर देते हैं। चलो तो ये तो 2 यहीं पर है। अब अगले स्टेप में ना, अगले स्टेप में मैं इस 2 को कूदा देता हूँ। तो इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर कूदी मार के डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 का क्यू हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल स्टेप है। अब इसके बाद हमें डायलॉग बाजी करना पड़ेगा, थोड़ा सा डायलॉग बाजी करना पड़ेगा कि देखिए भैया ऐसा है कि पी और क्यू तो इंटीजर था, ठीक है, इसको हम बताएंगे, लिखेंगे कि देखिए ऐसा है कि p और q इंटीजर है, तो p - 5q भी इंटीजर होगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर तो रैशनल नंबर होगा, ठीक है, सिंस p एंड q आर इंटीजर।
यहाँ पे लिखेंगे बेटा सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर, सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्योंकि इंटीजर है पी और क्यू, पहले से बता दिया ना हमने पहले क्लियर कर दिया भाई, कोई बीच का वो नहीं रखते हैं ना, बीच में कोई लफड़ा नहीं रखते हैं, पहले से क्लियर हमने किया है कि पी और क्यू इंटीजर है। तो 5 माइनस, अगर p माइनस 5q भी करेंगे तो भी तो ये इंटीजर ही रहेगा, इंटीजर ही रहेगा, और नीचे वाला 2q ये भी इंटीजर ही रहेगा। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो सकता है, रैशनल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो p सिंस p एंड q आर इंटीजर, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर p और q तो इंटीजर है, देयरफॉर आर इंटीजर्स, यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं इंटीजर्स है ये लोग, इंटीजर्स है। दिस इंप्लाइज दैट की p माइनस 5q जो है अपॉन 2q क्या होगा, इज रैशनल, ये रैशनल हो जाएगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर p अपॉन q, ये भी ऊपर वाला इंटीजर ये भी नीचे वाला इंटीजर, तो ये तो रैशनल हो जाएगा। अब क्योंकि √7 हमें पता है कि √7 तो इर्रेशनल नंबर है, अब इधर वाला मसाला मेरा राइट वाला मसाला हो गया बेटा रैशनल। अब ये बताओ कोई रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर कैसे हो गया, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, तो वही तो हमें लिखना है, वही तो हमें लिखना है, ठीक है, रैशनल। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्रा, और ये फैक्ट को, जो हमारा फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि √7 तो इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, फैक्ट जो सच्चाई है ना उसका कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है ये, ठीक है, सच्चाई ये है, फैक्ट ये है, फैक्ट ये है कि √7 तो इर्रेशनल है, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √7 इज इर्रेशनल। तो देयरफॉर मेरा जो अजम्पशन था गलत हो गया, देयरफॉर आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन जो है रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। हेंस 2 प्लस क्या था, 5 प्लस 2 √7, 5 प्लस 2 √7, ठीक है ना, 5 प्लस 2 √7 अपॉन, सॉरी यही था बस ना, अपॉन नहीं था, ठीक है, 5 प्लस 2 √7 इज इर्रेशनल। तो इस तरीके से 5 प्लस 2 √7 इज इर्रेशनल, इज इर्रेशनल, इस तरीके से चाहो तो इसको डब्बा में पैक कर दो और एग्जामिनर भाई साहब के लिए पार्सल लगा दो भाई। तो इस तरीके से हमें लिखना होगा और इस तरीके से सॉल्व करना होगा, पूरा एकदम प्रॉपर वे में सब कुछ लिख करके पूरा डिटेलिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ना प्रीवियस पार्ट का सॉल्यूशन था, यहाँ तक देखना जरा, ये वाला ना, ये यहाँ तक ये प्रीवियस पार्ट का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे बच्चे, ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाला 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बोल रहा है कि 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, मतलब 6 के पावर में कुछ भी रख दो तुम, 6 का पावर 1 कर दो, 6 का पावर 2 कर दो, 6 का पावर 3 कर दो, 6 का पावर 1 6 हो गया, 6 का पावर 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा, 6 का पावर 3 करेंगे तो इसी तरीके से 200 कितना 216 आएगा क्या। तो कह रहा है कि 6 का पावर जो मर्जी कर दो, शो करना है तुमको कि कैन नॉट एंड विद द, इसका जो खात्मा है ना वो लास्ट में, लास्ट के जो डिजिट है वो 0 नहीं होगा, नॉट एंड विद द डिजिट 0, मतलब 6 का पावर, पहले क्वेश्चन को समझते हैं ना, 6 का पावर जो मर्जी कर दो, लास्ट में ये 0 जो है ना 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, क्लियर है, क्यों नहीं आएगा 0, सर 0 तो तब आता है ना किसी नंबर में बेटा, 0 तब आएगा जब उस नंबर में 2 और 5 होगा, किसी भी नंबर में, जैसे 10 है, 10 है तो 0 है ना इसमें, तो 0 तो तब आता है जब 1 2 1 5 के साथ मिलता है, जब 1 2 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है तब आता है 0, तब बनता है 10, जब 10 बनेगा तो 0 आएगा, 100 बनेगा तो एक 100 का मतलब क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, मतलब जब जब 1 2 1 5 के साथ मिलेगा तब एक 0 बनेगा, एक 2 फिर से एक और 5 के साथ मिलेगा तो एक और 0 बनेगा, बात आया समझ में। तो यहां पर लिखेंगे, डायलॉग बाजी करना है इस पूरे में, लिखेंगे इफ
6 raised to power n end with the digit 0, it would contain 2 as well as 5 in its prime factorization. It would contain, तो इसमें होना चाहिए था if 6 raised to power n end with the digit 0, then it would have 2 and 5 in its prime factor, तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए था, बट यहां पे लिखेंगे बट 6 रेज टू पावर n को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर n। लेकिन हम देखते हैं तो इसमें क्या आता है 2 और 3 5 तो आया नहीं ना, 2 और 5 दोनों आना चाहिए था। अगर मुझे 10 लाना हो तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए था, तो 2 है बट 5 नहीं है। ठीक है, अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या पढ़े, दुनिया में अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही होगा, एक ही तरीके का, मतलब 6, मतलब दुनिया में कोई और दूसरा नंबर नहीं है बेटा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 है, मतलब एक लौता 6 ही नंबर है। ये कौन कहता है भाई, ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि अगर एक नंबर है कोई 6 है कंपोजिट नंबर तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 होगा, मतलब दुनिया में कोई और नंबर नहीं है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 होता है। ठीक है, तो यहां से बात क्लियर होता है, ठीक है ना। एवरी कंपोजिट नंबर है यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन हैव यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, देयरफॉर 6 रेज टू पावर n, देयरफॉर यहां पे लिख देंगे देयरफॉर 6 रेज टू पावर n कैन नेवर एंड with digit 0 for any n किसी भी n के लिए, n चाहे जो मर्जी रख दो तुम, n चाहे जो मर्जी रख दो, कभी भी 0 नहीं आएगा उसके लास्ट में। क्लियर है बात, कभी भी 0 लास्ट में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैंने ये रखा था, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और जानबूझ के ही रखा था कि एक बार एलसीएम एचसीएफ तो निकलवा दिया जाए। कि चलो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 72 एक नंबर है, 72 का कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे है 122 72, तो 9 8 जा होता है 72, 9 इंटू 8 होता है, और 9 और 8 प्राइम नंबर है नहीं, तो 9 को और टुकड़ा करेंगे, टुकड़ा कर देंगे 9 का, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। 8 का टुकड़ी कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये है 120, तो 120 का मतलब होता है 12 इंटू 10, ये हो जाएगा 12 इंटू 10 हो जाएगा। 12 को टुकड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 इंटू 5। अब हम इसको सुंदर करके लिख लेते हैं ना, सुंदर बना के लिख लेते हैं। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। अब आ गया 120, और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें निकालना है क्या एलसीएम। मैंने आपको बताया था एलसीएम क्या होता है भाई, बड़ा नंबर होता है, एलसीएम बड़ा आता है, एलसीएम माने बड़ा। ठीक है, तो मैं इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन देखूंगा। इस गेम में कौन कौन शामिल है, देख लेते हैं। तो 2 है गेम में, 3 है गेम में, 5 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख लेते हैं। और एलसीएम क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा पावर लिखना है। 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 का सबसे बड़ा पावर कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और ये 5। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 8, 2 का पावर 3 8 हो जाता है, इंटू 9 हो जाता है, और इंटू हो जाएगा ये 5। ठीक है, तो एलसीएम आ रहा है अपना, एलसीएम आ रहा है 8 इंटू 9 9 72 इंटू 5। ठीक है, तो 5 दूना 10, ठीक, 7 पंचे 35 और 1 36, 360। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि 360 एक ऐसा नंबर है जो 120 के टेबल में भी आएगा, मतलब 120 का भी मल्टीपल है, क्योंकि हम लोग तो मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हैं। 120 के टेबल में भी आएगा और 72 के भी टेबल में आएगा।
और वो सबसे लोएस्ट है, वो सबसे छोटा है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे, लेकिन आ रहा है बड़ा नंबर, तो ध्यान में रखने वाली बात है ये। तो एलसीएम हो गया। अब इसी तरीके से समझते हैं एचसीएफ, नाम है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर का मतलब किसी नंबर का फैक्टर क्या हो सकता है, जैसे मैं आपसे 10 के फैक्टर पूछूं कौन कौन है, तो फैक्टर्स हमेशा छोटा होता है ना उस नंबर के इक्वल। जैसे 10 का फैक्टर हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ये 10 के फैक्टर्स है। 10 के मल्टीपल अगर पूछूंगा तो क्या बोलोगे, 10, 20, 30, 40, 6। मल्टीपल मतलब बड़ा बड़ा बड़ा, फैक्टर मतलब छोटा छोटा छोटा। ठीक है, ऐसा समझते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक, अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ पहले कॉमन कॉमन निकाल लो, गेम में जितने लोग हैं उन सब में से कॉमन कॉमन पूछो, कौन कौन है कॉमन, भैया कॉमन कौन है, कॉमन वाले को इस बार देंगे। तो 2 है कॉमन, 2 दोनों में है, अच्छा ठीक है सर। 3 दोनों में है, हाँ 3 दोनों में है। 5 तो दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2 है दोनों में, 3 है दोनों में। और एचसीएफ छोटा छोटा नंबर आता है तो छोटा छोटा पावर लिखना है, तो 2 का छोटा पावर, 2 का छोटा पावर क्या ही होगा, दोनों 3 है तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का छोटा पावर, तो एक जगह पे 3 का पावर 2 है और एक जगह पे 3 का पावर 1 है, तो छोटा पावर तो 1 हो गया ना। अब ये क्या हो गया, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और इंटू 3, 8 इंटू 3 हो जाता है 24। और 24 इसका फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है दोनों का, हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है, कॉमन भी है और फैक्टर भी है, मतलब 24 इन दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, 24 इन दोनों को डिवाइड करने वाला है। कैसा फैक्टर है, कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब इससे बड़ा कोई और नंबर है ही नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, 24 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, क्योंकि ये क्या है, ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था इसको करते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन था असर्शन रीजन में, नहीं सॉरी, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को पढ़ाना एक्टिविटी पावरफुल अप्रोच है। ठीक है, मैथमेटिक्स को अगर हम एक्टिविटी करके पढ़ाएं तो ज़्यादा पावरफुल अप्रोच है, वो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। इन्हांसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड इंगेजमेंट, इंगेजमेंट बढ़ जाएगा बच्चों का, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करेंगे बच्चे, अच्छे से समझेंगे। कीपिंग दिस इन माइंड, एक बहुत ही सुंदर सुशील और बहुत ही अच्छी टीचर है। ठीक है, बहुत ही अच्छी मैथ्स की टीचर है मिस मुक्ता, उन्होंने प्लान किया है। ठीक है, उन्होंने प्लान किया एक गेम प्लान किया, वो प्राइमरी में पढ़ाती है, क्लास 5 के बच्चों के साथ एक गेम खेल रही है। ठीक है, सी अनाउंसेस द नंबर 2 इन हर क्लास एंड आस्क्ड द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाई प्राइम नंबर। अच्छा, उन्होंने बोला कि मैं अपने तरफ से 2 तुमको दे रही हूं, ठीक है, और बोला कि इसमें प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करो। तो बच्चा किसका मल्टीप्लाई करेगा, 1 का तो करेगा नहीं, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है नहीं। तो पहला प्राइम नंबर गुरुजी ने दे दिया, ठीक है ना, गुरुजी ने दे दिया 2, बोला कि बच्चों लो 2 है एक नंबर और ये एक प्राइम नंबर है। और उन्होंने सारे बच्चों से पूछा कि आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाई प्राइम नंबर, किसी एक बच्चे से पूछा कि तुम इसमें कोई प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी मर्जी, हो सकता है 2 से करे, 3 से करे, पता नहीं किससे करेगा, नहीं पता। एंड सेकेंड स्टूडेंट, और फिर से एक और बच्चे से पूछा, सेकेंड स्टूडेंट अल्सो मल्टीप्लाइड बाई अ प्राइम नंबर, दूसरे बच्चे ने भी प्राइम नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। एंड पासेस इट टू द थर्ड स्टूडेंट, अच्छा, और ये नंबर जो है ऐसे समझो ना, एक गेम है, एक गेम है, इसको खेल के समझते हैं। जैसे ए है, ठीक है ना, तो मिस मुक्ता जो मैडम है, उन्होंने ए को बोला तुम ले लो 2, ठीक है, और इसमें कोई प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करा दो, तो ए ने मल्टीप्लाई करा दिया मान लो 2 का ही, तो टोटल कितना आ गया 4 आ गया। अब ये 4 आगे चल के बी के पास चला गया और बी ने भी इस 4 में किसी प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया, मान लो बी ने 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो 12 हो गया। उसके बाद सी के पास जब ये 12 गया तो सी भी कोई प्राइम नंबर का ही मल्टीप्लाई करेगा, मान लो सी का कर लिया 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 60 हो गया। और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, सो ऑन। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्या बोलता है, इन दिस वे मल्टीप्लाइंग टू अ प्राइम नंबर द लास्ट स्टूडेंट गॉट, अच्छा, जो आखिरी बच्चा है ना जिसको मिला, द लास्ट स्टूडेंट गॉट, उसको मिला 17325, एक बच्चा है जिसको आखिरी में मिला 17325। अच्छा, तो चलो सबसे पहले तो इसको प्राइम फैक्टर 17, ठीक है, 325 ऐसा है, तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, सबसे पहले 2 से ही डिवाइड कर देते हैं,
2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2, 8 दूना 16 हो जाएगा, एक जाएगा इसके पास 13 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 25। ठीक है ऐसा। अभी देखते हैं 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सारे नंबर को एक बार ऐड कर लेते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 + 6 12, 12 + 8 20, और 20 ऐसा 27। तो 3 के टेबल में आता है ना, सारे डिजिट को ऐड करने पे 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 से डिवाइड हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, ये 2 6 26 हो गया, 3 8 जा, ठीक है, फिर ये 26 3 8 जा, ठीक है, फिर से 2, ठीक है, तो 2 7 जा हो गया, और ये 3 5 जा हो गया ऐसा। फिर से 3 से देखते हैं डिवाइड, 8 8 16, 16 2 18, 18 और 7, ठीक है, 18 7 25 और 5 30। फिर से हो जाएगा बेटा 3 से डिवाइड, तो 3 से फिर से डिवाइड कर देते हैं, 3 9 जा, ठीक है, 3 9 जा 27 होता है, बचेगा 1 8 हो जाएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 6 जा, ठीक है, और फिर से उसके बाद 3 2 जा हो जाएगा। अगर ये प्राइम फैक्टरेशन आपको आना चाहिए ना, 3 2 जा 3 5 जा हो जाएगा 15 ऐसा। अब चलो 5 से कर लेते हैं, 5 से तो हो जाएगा 5 1 जा हो जाएगा 5, बच जाएगा कितना 4 6 46 हो जाएगा, 5 9 जा हो जाएगा 45, बचेगा कितना 1 2 5 2 जा हो जाएगा, फिर 5 2 जा, और ये फिर 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद 5 से कर देते हैं, तो 5 3 जा हो जाएगा 15, 5 3 जा हो जाएगा 15, बचेगा कितना 15 4 4 और 2 5 8 जा हो जाएगा, 5 8 जा, ठीक है, 5 8 जा 40 और 2, तो यहाँ पे 5 5 जा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं किससे होता है, फिर से 5 से हो जाएगा, तो 5 7 5 35, 5 7 जा, ठीक है, 5 7 जा 35, बचा कितना यहाँ पर 35, तो 3 हो जाएगा ना, 3 अगेन 35 7, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 7 और 11, तो हो गया, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ना इस नंबर का। तो यहाँ पर हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, तो 1 7 3 2 5 0 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, 2 एक ही बार है, इंटू 3 का पावर कितना है 2 हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 का पावर 3 हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा, इंटू 7 इंटू 11 ऐसा हो गया, ठीक है। नाउ मिस मुक्ता आस्क्ड सम क्वेश्चन एज गिवन बिलो टू द स्टूडेंट। अब मिस मुक्ता ने कुछ क्वेश्चन पूछा बच्चों से, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। तो जब स्टूडेंट को दिया गया तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या यूज किया होगा बच्चों ने। देखो 2 तो मैम ने ही दे दिया था ना, 2 तो मैम ने ही दे दिया था ना, बच्चों को बोला कि 2 ले लो, अब उसमें मल्टीप्लाई करो, तो किसी बच्चे ने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसका मतलब क्योंकि 2 एक ही बार है, इसका मतलब जो पहला बच्चा था उसने डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, तो यहां पे लिखेंगे द लीस्ट प्राइम नंबर used by student is 3। 3 बच्चे ने यूज किया होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर बच्चे ने क्या यूज किया 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का ए, सेकंड का ए, व्हिच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम। सबसे ज्यादा बार कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ है, सबसे ज्यादा बार कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ है, तो 5 5 5, 3 बच्चे ने लगातार 5 5 5 मल्टीप्लाई करके आगे पास ऑन कर दिया होगा, ठीक है, 5 5 5 का। तो व्हिच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, तो 5 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यूज हुआ है, उसके में और में पूछ रहा है, ठीक है, सेकंड के और में बी नंबर है। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, सबसे बड़ा प्राइम नंबर बच्चा क्या यूज किया 11, ठीक है ना, सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो यूज हुआ है इसमें, इस गेम में जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर यूज हुआ है दैट इज 11, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने बच्चे होंगे, क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं भाई, क्लास में बता दो कितने बच्चे हैं टोटल। तो क्लास में देख लेते हैं कितने बच्चे हैं, और 2 तो मैम ने दिया था, ठीक है, 2 तो मैम ने दिया था ना, और बाकी एक बच्चे ने 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर से 3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे सारे पावर को 2 और 5 का पावर कितना है 3 प्लस एक बच्चा 7 यूज किया, प्लस एक बच्चा
11 यूज किया, तो इन सबको ऐड कर देंगे। देखो क्या हुआ, नंबर मिला, एक बच्चे ने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का पावर 2 है ना, तो इसका मतलब दो बच्चे ने 3 3 बोला होगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 का पावर 2 है तो 2 ऐड कर दिया। उसके बाद 5 5 5 3 टाइम्स है, तो 3 बच्चे ने 5 5 5 का मल्टीप्लाई किया, तो इसीलिए 3 हो गया। और 7 का पावर 1 है, तो एक बच्चा 7 यूज किया होगा, एक बच्चा 11 यूज किया हो गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 + 2 5 + 2 3 2 5 और 2 7, 7 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम। इन द क्लासरूम देयर आर 7 स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है आपको तो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अकेले नहीं पढ़े, आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि भैया देखो यार, इससे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए, ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो। अब मैं नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड चैप्टर का डालूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।